हेलो एवरीवन, होप सो सभी अच्छे से होंगे और मे 23 एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी और इंतजार होगा मे 23 एग्जाम की अमेंडमेंट्स का। तो आपका वो इंतजार खत्म हो गया है। आईसीएआई ने मे 23 एग्जाम की अमेंडमेंट्स को बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। नाउ अब उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स कितनी हैं, ज्यादा है, कम है, इंपॉर्टेंट है, अनइंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, क्या सर अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हैं? तो जवाब है नहीं बेटा, अमेंडमेंट्स एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है? एक दो चैप्टर की अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नंबर 3, सर अमेंडमेंट के नोट्स कहां पर मिलेंगे? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के अंदर अमेंडमेंट्स में अवेलेबल है। सर कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं? तो अब उसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं। आईसीएआई ने जो अमेंडमेंट मटेरियल रिलीज किया है उसमें इन्होंने सबसे पहले जो अमेंडमेंट दी है वो दी है कंपनी ऑडिट की अमेंडमेंट। इसके अंदर आपको स्मॉल कंपनी की जो अमेंडमेंट है उसको कवर अप करना है। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट यूज कहां पर होता है? स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट यूज होता है इन द डिटरमाइनिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। कारो 2020 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ कंपनीज के केस में एग्जम्प्ट होती है और उसमें से एक कंपनी है स्मॉल कंपनी। बट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में एक चेंज आया है, तो उस चेंज को हमें कवर अप करना है और उसको अप्लाई करना है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 so as to determine whether a reporting will be required under the Caro 2020 or not. नंबर 2 पर सेकंड हमारी अमेंडमेंट है इन रिलेशन टू चैप्टर नंबर 7 ऑफ द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई, दैट इज ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो ये अमेंडमेंट है ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2022 की अमेंडमेंट्स है जो इंस्टीट्यूट ने डाली है। यहां पर ये अमेंडमेंट्स नवंबर 22 एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल थी, तो वही अमेंडमेंट जो नवंबर 22 के लिए थी उन्हीं अमेंडमेंट्स को इंस्टीट्यूट ने मे 23 के अमेंडमेंट मटेरियल में भी कवर अप किया है। तो दैट मींस जिन्होंने नवंबर 22 वाली अमेंडमेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या अपडेटेड नया वाला बैच ले रखा है, तो उनको तो इन अमेंडमेंट को कवर अप करने की आवश्यकता नहीं है। हां, जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं और नवंबर 22 की अमेंडमेंट उन्होंने अभी तक नहीं कवर की, उसको उनको इस अमेंडमेंट को भी कवर अप करना पड़ेगा। तो सेकंड अमेंडमेंट हो गई हमारी ऑडिट कमेटी के चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं थर्ड अमेंडमेंट की तरफ। थर्ड अमेंडमेंट है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। इसके अंदर अमेंडमेंट किस टॉपिक में है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी में, जहां पर बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर की एक क्लासिफिकेशन आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है, तो उस क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को हमें स्टडी करना है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है एनबीएफसी के चैप्टर में। नेक्स्ट अमेंडमेंट वो बड़ी सिंपल है, जो मैं अभी साथ की साथ ही कवर अप करा देता हूं। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक ऑडिट, उस चैप्टर का नाम चेंज किया गया है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग, ऑडिट की जगह अकाउंटिंग। जब हम उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते भी थे तब भी हम ये वर्ड ही यूज करते थे कि ऑडिट अकाउंटिंग बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ चलता है और पूरे चैप्टर में हमने उसको इंटरचेंजेबली यूज भी किया था। बट अब इंस्टीट्यूट ने कहा ऑडिट हटाओ वर्ड, फोरेंसिक अकाउंटिंग वर्ड यूज करिए और फोरेंसिक ऑडिटर की जगह फोरेंसिक अकाउंटेंट वर्ड को यूज किया जाएगा पूरे चैप्टर में। ये अमेंडमेंट तो हो गई हमारी कवर।
तो पहली अमेंडमेंट कारो की नहीं, रादर स्मॉल कंपनी की। सेकेंड अमेंडमेंट ऑडिट कमेटी ड्यू टू सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2022। नंबर 3 फोरेंसिक ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिटर चेंज टू फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक अकाउंटेंट। नंबर 4 ये अमेंडमेंट है मई 23 एग्जाम की सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ पीयर रिव्यू। अर्लियर स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू वाज देयर, जिसकी अकॉर्डिंग हम सारे प्रोविजंस को, रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते थे इन द चैप्टर ऑफ पीयर रिव्यू। नाउ काउंसिल ने पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022 इशू कर दी हैं और उन गाइडलाइंस को इंस्टीट्यूट ने सिलेबस का पार्ट भी बना दिया है। तो उन गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस हैं एज कंपेयर टू द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू दैट वाज अवेलेबल अर्लियर, उन चेंजेस को हमें कवर अप करना है। यही हमारी अमेंडमेंट्स का सबसे मेन पार्ट रहने वाला है। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है लास्ट अमेंडमेंट की, और लास्ट अमेंडमेंट है इन रिलेशन टू चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स, और उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो नए एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं। जो प्रोविजन अर्लियर डेफर्ड थे उनको एप्लीकेबल कर दिया गया है 1 अक्टूबर से। अब डेफर थे, एप्लीकेबल कर दिया गया, इंस्टीट्यूट सिलेबस का पार्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, दैट वर नॉट अर्लियर अनाउंस्ड बाय आईसीएआई। बट अब अमेंडमेंट मटेरियल के थ्रू आईसीएआई ने कहा है 3 चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 चेंजेस? नंबर 1 फीस का, नंबर 2 टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट्स का, एंड नंबर 3 एनओसीएलएआर का। एनओसीएलएआर नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। तो अब हमें जो अमेंडमेंट्स कवर अप करनी है, नंबर 1 स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, नंबर 2 ऑडिट कमेटी जो ऑलरेडी नवंबर 22 वाली अमेंडमेंट है, नंबर 3 ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, नंबर 4 पीयर रिव्यू, नंबर 5 प्रोफेशनल एथिक्स। 5 अमेंडमेंट्स हैं इन टोटल जो हमें कवर अप करनी है। चलो, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया सर, कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट है और कितनी अमेंडमेंट्स हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, सर इनके नोट्स कहां मिलेंगे? ओके, इसका जवाब है इसके नोट्स आपको मिलेंगे बेटा हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है नॉलेज फोरम का, उस पे इंटर का लिंक है एक, तो आप इंटर में चले जाओगे, फाइनल का लिंक है तो आप फाइनल में आ जाएंगे। फाइनल में फिर 2 लिंक मिलेंगे आपको, एक पेपर 3 का, एक पेपर 4 का। आप पेपर 3 पर चलिए और उसके अंदर जो कंटेंट है क्लास नोट्स का है, मॉक टेस्ट पेपर का है, अमेंडमेंट्स का है, सजेस्टेड आंसर का, एमसीक्यूज का, रिवीजन्स का, उसमें अमेंडमेंट्स पर क्लिक करिए। अमेंडमेंट्स के अंदर पहली अमेंडमेंट मई 22 नवंबर 22 की है, उसको वो स्टूडेंट्स देखिए जिन्होंने पुराने बैचेस ले रखे हैं, जिन्होंने पुराने बैचेस ले रखे हैं और अभी रिसेंट वाला जो हमारा नवंबर 22 वाला बैच था वो नहीं लिया, रादर पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये अमेंडमेंट्स देखनी है। ओके, इसके अलावा मई 23 की अमेंडमेंट्स का ये एक डिटेल्ड शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अमेंडमेंट जो हमारा ये सेशन चल रहा है, कारो 2020 की चेंजेस एप्लीकेबिलिटी के रेफरेंस में, वो मैं अभी इसी सेशन में रिकॉर्ड कर दूंगा। उसके नोट्स आईसीएआई वाले ही यूज करेंगे हम। चैप्टर 3 के नोट्स और चैप्टर नंबर 11 ऑडिट कमेटी के नोट्स यहीं पर अपलोडेड है, क्लिक करेंगे आपके पास पूरे नोट्स आ जाएंगे। चैप्टर 17 के नोट्स विद इन अ डे और 2 आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एनबीएफसी के प्रोफेशनल एथिक्स के सारे नोट्स आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे और यहीं पर ही आपको उनके वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। जिस वीडियो को क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी। चैप्टर 11 ऑडिट कमेटी, उसके नोट्स वीडियो दोनों ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि ये मई 23 की नई अमेंडमेंट नहीं है, रादर ये नवंबर 22 वाली अमेंडमेंट है, राइट।
अब बात कर लेते हैं सर, जो नोट्स हैं वो किस तरीके से कवर अप कर लेंगे हम। देखो, एक तो हमारे पास ये ICAI का अमेंडमेंट मटेरियल है, ये तो हमें बेस रखना ही रखना होगा। ये तो बेस मटेरियल है जिससे के बिना तो हम आगे चल ही नहीं सकते। ये बेसिक मटेरियल प्लस जहां पर मुझे लगता है चीजों को सिंप्लीफाई बनाने के लिए आपको हम अपने नोट्स प्रोवाइड करें तो वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे चैप्टर 11 की ही बात करें, ऑडिट कमेटी वाला जो ICAI के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 7 है, उसकी अमेंडमेंट को यदि आप ICAI के अमेंडमेंट मटेरियल में देखें, मैं आपको पहली अमेंडमेंट रीड करा रहा हूं। इंसर्शन ऑफ वर्ड एट लीस्ट बिफोर 2/3 in point number 1. Audit committee shall have minimum 3 director. At least 2/3 of the member of the audit committee shall be independent director. Para, however, in case of listed entity having outstanding superior right equity share, audit committee shall comprise of only independent director. तो आपको ये at least वर्ड ऐड करना है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 7.4 के पैरा नंबर 4.1 के अंदर। इसी तरह से आपको इन वर्ड्स को स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबमिटेड बाय द मैनेजमेंट मैंडेटरली रिव्यू टॉपिक के अंदर पैरा नंबर 7 पेज नंबर 7.3 में डिलीट करना है। फिर पॉइंट नंबर 4 आपको डिलीट करना है और उसकी जगह पर आपको पैरा नंबर 8.5 में ये टॉपिक ऐड ऑन करने हैं। पैरा 8.5 में आपको ये थर्ड टॉपिक डिलीट करना है और उसकी जगह ये डालना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीनिंग अब आपको ये लेना है नया। फिर रेगुलेशन नंबर 25 सब रेगुलेशन 6 में आपको ये वर्ड हटाने हैं अलग अलग 2 जगह पर, और इनकी जगह पर आपको ये वर्ड ऐड करने हैं। तो ऐसे करने में तो मुझे लगता है आप लोग उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे, समझ नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि मैं आपको कंप्लीट फुल फ्लेज नोट्स प्रोवाइड कर दूं, जहां पर जो चेंज है वो चेंज लिख दूं, और वो चेंज है तो इसलिए उसको हाईलाइट कर दूं, बात खत्म। तो ये चैप्टर नंबर 11, कहीं पर कुछ रेड नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं था अब तक। अब आपको रेगुलेशन 18 मिल गई और आपको इसमें एक वर्ड मिल गया एट लीस्ट। ये चेंज आया है यहां पर, जहां पर जो चेंज है वो रेड कलर से हाईलाइटेड आपको मिल जाएगा। नया प्रोविजन ऐड हुआ वो आपको मिल गया, पुराना प्रोविजन डिलीट हुआ तो उसके ऊपर एक स्ट्राइक लाइन होगी, डिलीट कर दिया हमने इसको। कोई नया प्रोविजन और ऐड हुआ, वो जहां पर जिस पर्टिकुलर पैरा के बाद ऐड हुआ वहीं पर आ गया। बीच में कोई चेंज है वो चेंज कर दिया गया। इस तरीके से ये कंप्लीट चैप्टर आपको अवेलेबल होगा और इस चैप्टर की अमेंडमेंट वीडियो आपको यहीं पर इसी के आगे मिल जाएगी, अमेंडमेंट वीडियो, उसका लिंक। सो इन दिस मैनर आपको एक ही जगह पर अमेंडमेंट के नोट्स एंड अमेंडमेंट की वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो मैंने क्लासेस के अंदर भी इस चीज को बहुत बार डिस्कस किया है, अब क्योंकि एग्जाम टाइम आ चुका है, अब जब एग्जाम टाइम आ चुका है तो आपको 2-3 चीजों के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अमेंडमेंट्स, इसकी तो मैं डिस्कशन कर ही रहा हूं, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर ICAI के आएंगे अभी मार्च अप्रैल में, वो तो देने ही देने हैं, बहुत 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 जरूरी है। उसके अलावा हमने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए हैं चैप्टर वाइज, जैसे MTP 1 चैप्टर 6, 7, 8 का था, MTP 2 चैप्टर 9 to 12 का, MTP 3, MTP 4, MTP 5।
तो इस तरीके से ये एमटीपीज आपको अवेलेबल है। इनका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन भी दोनों यहीं पर आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिएगा, उसके आंसर्स को लिखिएगा बेशक देखकर लिख लेना, एक दो टेस्ट पेपर में देखकर लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लिखिएगा जरूर, रिटन प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा। एंड देन कंपेयर, बेशक आपने देख के लिखा, हो सकता है आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ही गलत समझे हो तो आपका आंसर गलत होगा। देन कंपेयर इट विद द सॉल्यूशंस। तो कोशिश करिएगा, यदि टाइम आपको परमिट करें तो इन एमटीपीज को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स की टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट आती थी कि सर जो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है वो बड़े पुराने जमाने के हो गए हैं। वैसे तो काफी चीजों में चेंज नहीं था, बट ठीक है, आपके उस कंसर्न को एड्रेस किया है मैंने, और वो पुराने जमाने के हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको नए जमाने का रिविजनरी कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, और उस सीरीज में मैंने रिसेंटली एक अभी लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, तो उसका लिंक भी है और उनके नोट्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने पहला वीडियो रिवीजन का रिकॉर्ड किया था SQC 1 एंड SA 220 का, तो उसके नोट्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। जैसे ये आ गया SA 220 एंड SQC 1 के नोट्स, और फिर उसी के साथ ही इसका वीडियो लिंक भी दिया है। तो यहीं पर रिविजनरी कंटेंट के अंदर आपको रिवीजन चार्ट्स एंड रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल होते जाएंगे। इसके साथ एक चीज और है, जो काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं कि सर जो MCQ बुक है अब वो क्लासेस के साथ अवेलेबल नहीं हो रही हार्ड कॉपी में। पहले हार्ड कॉपी में आप देते थे, उसका सिंपल सा ही एक रीजन है, हमने हार्ड कॉपी में देना बंद कर दिया है MCQ बुक को। दैट उसका कारण क्या है मेन, कि हार्ड कॉपी साल में एक बार प्रिंट होती थी MCQ की, और उसके अंदर नए क्वेश्चन हम ऐड नहीं कर पाते थे, इंस्टीट्यूट के RTP के, MTP के या अमेंडमेंट के कारण अपडेट नहीं कर पाते थे। और फिर उसमें से याद कुछ करना नहीं है और कोर्स की फीस बढ़ जाती है। कोर्स की फीस भी तो बढ़ती है ना जब एक बुक प्रिंट होती है। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन निकाला, फीस को कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम करो और बुक कर दो बंद हार्ड कॉपी में, और MCQs को बच्चों ने प्रैक्टिस ही तो करनी है ना, उन MCQs को चैप्टर वाइज अपडेट करके अपलोड कर दो वेबसाइट के ऊपर ही। तो ये चैप्टर वाइज सारे के सारे MCQ, जिसमें इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में इशू किया था, प्लस आज तक के जितने RTPs MTPs हैं सबके MCQs चैप्टर वाइज अरेंज किए गए हैं, एक एक चैप्टर वाइज, और एक एक RTP MTP को कवर अप किया है, और उसके साथ साथ केस स्टडीज भी कवर की गई हैं। केस स्टडीज में सारी की सारी केस स्टडीज कवर्ड है, A to Z आज तक की जितनी भी केस स्टडीज हैं ICAI ने चाहे अपने स्टडी मटेरियल में दी हैं, RTP में दी हैं, MTP में दी हैं, सब कवर्ड है। और फिर उनके कुछ रिवीजन वीडियोस या वीडियो सेशंस भी अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज। जैसे कंपनी ऑडिट की 2 केस स्टडीज थी 20 एंड 41, सेबी LODR की थी 24 एंड 42, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट की थी केस स्टडी नंबर 30, 31, 35, इंटरनल ऑडिट की केस स्टडी थी। तो केस स्टडीज के डॉक्यूमेंट ऊपर है PDF, और उनके लिंक सारे नीचे अवेलेबल है। तो अलोंग विद अमेंडमेंट्स आपको नॉलेज फोरम के ऊपर ये सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। एक चीज और, जो पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं वो बार बार ये चीज पूछते हैं, सर नए बैच के क्लास नोट्स दे दो। नया जो बैच था, नई जो रिकॉर्डिंग है, उसके सारे के सारे क्लास नोट्स भी यहीं पर अवेलेबल हैं लेक्चर वाइज। ये सारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। तो यहीं पर आपको क्लास नोट्स भी मिल रही हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी मिल रही हैं, रिवीजन का कंटेंट भी मिल रहा है, अमेंडमेंट्स भी मिल रही है, MCQs भी मिल रही हैं, सजेस्टेड आंसर्स भी मिल रही हैं। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करता है उसके लिए भी सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है, कि यदि वो अपनी मेहनत करता है, अपने आप काम करता है और सिंसियरिटी के साथ करता है,
इन रिसोर्सेस को यूज करके बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकता है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर अमेंडमेंट, वीडियो तो ये अमेंडमेंट का था, बस अब अमेंडमेंट के लिए यहां पर आया था वेबसाइट पर, तो मैंने कहा वेबसाइट नई अपलोड कराई है, उसमें क्या क्या चीजें हमने डाली है, आप लोगों के सुजेशंस के बेस पर ही इस चीज को तैयार किया है। कुछ और सुजेशन हो तो जरूर दीजिएगा, कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा, अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे उस चीज को भी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करने की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अमेंडमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी पहली अमेंडमेंट, इट इज इन रिलेशन टू डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्मॉल कंपनी। एज पर Company Specification of Definition Detail Amendment Rule 22, in Rule 1 Sub Rule 1 Sub Clause 1, following clause shall be substituted. For the purpose of Sub Clause 1 and Sub Clause 2 of Clause 85, paid up capital of the small company shall not exceed rupees 4 crore and turnover shall not exceed 40 crore respectively. How hence, small company means a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed 4 crore. और आगे का पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, इवन इन द क्वेश्चन पेपर्स आल्सो। Turnover as per P&L account for immediate preceding financial year does not exceed 40 crore rupees. Preceding financial year की टर्नओवर। अब जरा इस डेफिनेशन को मैं आपको कारो के साथ लिंक करके कराता हूं। ये आपके बुक के कारो के नोट्स हैं। कारो shall apply to every company except a banking, insurance, section 8 company, one person company, small company, and आगे वर्ड यूज्ड है a private limited company not being a subsidiary or holding of a public company जिसकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है as on balance sheet date, as on balance sheet date, which does not have the total borrowing exceeding rupees 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, and which does not have the total revenue as disclosed in Schedule 3 of the Companies Act 2013, including the revenue from discontinuing operation exceeding rupees 10 crore during the financial year as per the financial statements. Now, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नीचे दी हुई है। पेड अप कैपिटल 4 करोड़, पीएनएल अकाउंट की अकॉर्डिंग टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। अब जरा इन चीजों को समझिए। कारो की एप्लीकेबिलिटी स्मॉल कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है एंड जिसकी टर्नओवर, आगे का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 40 करोड़। यह स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है।
कारो 2020 not applicable over small company over a private company which is not holding or subsidiary of public company with 3 conditions: paid up capital plus reserve and surplus does not exceed rupees 1 crore, as on balance sheet date. Borrowing does not exceed 1 crore as at any point of time during financial year. And third one, turnover does not exceed 10 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, नॉट मोर देन 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, बोरोइंग डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और एक कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो लिमिट बताई गई है वो देखनी है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर के रेफरेंस में। व्हाट अबाउट पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल किस समय की देखी जाएगी, नहीं लिखा गया। लेकिन यदि हम लॉजिकली इंटरप्रेट करें तो जब आप टर्नओवर पिछले साल की देख रहे हैं तो टर्नओवर भी लास्ट बैलेंस शीट डेट की देखोगे लॉजिकली। अब मान लेते हैं हम ऑडिटर हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। मैं ऑडिटर हूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। अब मुझे देखना है कारो एप्लीकेबल है या नहीं, वेदर कारो इज एप्लीकेबल और नॉट। तो इसके रेफरेंस में मुझे क्या देखना पड़ेगा? नंबर 1, whether company is a small company, if yes, caro not applicable। अब क्वेश्चन अराइज होता है कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं, उसके लिए मुझे डेटा कौन से ईयर का चाहिए? टर्नओवर के लिए तो डेफिनेटली मुझे इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डाटा चाहिए, क्योंकि लॉ ही ये कहता है। और अकॉर्डिंगली मैं पेड अप कैपिटल भी फिर लास्ट बैलेंस शीट डेट की देखूंगा। बट क्या क्वेश्चन मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डाटा भी देता है? जनरली नोट, जनरली नोट। यदि इफ कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, इन दैट केस फिर मुझे क्या चेक करना होता है? चेक लिमिट्स ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोविंग्स एंड टोटल रेवेन्यू। अब एक दूसरी प्रॉब्लम भी है मेरे साथ, मैं यहां पर टर्नओवर की जगह वर्ड कर देता हूं टोटल रेवेन्यू।
जब आप स्मॉल कंपनी को देखते हैं तो आप कहते हैं 4 करोड़ रुपए सिर्फ पेड अप कैपिटल के, लेकिन कारो की एप्लीकेबिलिटी के अंदर पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ दोनों का मिलाकर है। जब आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं, यहां पर टर्नओवर है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यहां पर वर्ड यूज्ड है टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का। तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया निकालने के लिए मुझे पिछले साल का डेटा चाहिए। अब मैं क्या करूं? यदि मुझे एक क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन में मुझे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डेटा मिलता है और मुझे कहा गया कंपनी की पेड अप कैपिटल है 2 करोड़ रुपए की, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है 1 करोड़ रुपए का, कंपनी की टोटल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर की ये है 8 करोड़ रुपए की और इसकी बोरोविंग्स हैं 1.5 करोड़ की। मैं थोड़ा सा डेटा और चेंज करता हूं। पेड अप कैपिटल है 0.8 करोड़, रिजर्व है 0.1 करोड़। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व का सरप्लस इट इज लेस देन 1 करोड़, टोटल रेवेन्यू लेस देन 10 करोड़, बट बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा की है। क्या यह कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कि यह कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मेरे पास स्मॉल कंपनी का स्टेटस निकालने के लिए पिछले साल का डेटा दो तो मैं बताऊंगा। अब यदि आप स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते तो आप कहते हो कारो एप्लीकेबल। रीजन कारो एप्लीकेबल हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बोरोविंग्स है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कारो एप्लीकेबल इस कंडीशन पर। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर स्मॉल कंपनी की दो कंडीशन 4 करोड़ और 40 करोड़ दोनों ही पूरी नहीं हो रही, दोनों ही पूरी नहीं हो रही। स्मॉल कंपनी की जो कंपनी स्मॉल कंपनी बनेगी उसमें तो 4 करोड़ 40 करोड़ से नीचे स्मॉल कंपनी नहीं है, 4 करोड़ 40 करोड़ से ऊपर। तो जो दोनों ही कंडीशन है स्मॉल कंपनी ना बनने के लिए वो तो पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये एक स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी बनने के लिए दो कंडीशन पूरी होंगी। कौन सी? पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर ये दोनों सेटिस्फाइड है एंड वन से कंपनी इज ए स्मॉल कंपनी, कारो इज नॉट एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव बोरोविंग क्या है। बट भाई साहब मुझे तो डाटा ही नहीं दिया आपने पिछले साल का, क्या करूं? व्हाट टू डू? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में तो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको यह वर्ड क्लियरली अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। टू डिटरमिन स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी turnover for immediate preceding financial year needs to be checked. In the question, information for preceding year is not provided, hence it is assumed that अब करंट ईयर के डेटा के बेस पर एजम्पशन ले लो। यदि करंट ईयर में क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो स्मॉल कंपनी का तो ले लो। इट इज एज्यूम्ड दैट कंपनी
satisfies both criteria for becoming a small company and hence Caro not applicable। बेशक बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा की है, बेशक बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा की है। वंस अ कंपनी बिकम्स अ स्मॉल कंपनी कारो इज नॉट एप्लीकेबल, ये आपके नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। अ कंपनी इफ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी it will remain exempted from the applicability of the order even if it falls under any of the criteria specified for the private company। तो once a company is classified as a small company, Caro will not be applicable। तो ये assumption आपको देनी पड़ेगी। हां, यदि क्वेश्चन ने आपको 21, 22, 22, 23 दोनों ईयर का डेटा दे दिया और आपको बताया पेड अप कैपिटल 2 करोड़, पेड अप कैपिटल 0.8 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस नील, टर्नओवर 42 करोड़, टर्नओवर 9.2 करोड़, बोरोविंग्स 1.5 करोड़, 1.8 करोड़। पेड अप कैपिटल में या पेड अप कैपिटल में यहां पर कर देता हूं, सेम कर देता हूं यहां पर भी 0.8 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मुझे बताना है क्या कारो एप्लीकेबल है या नहीं, कारो एप्लीकेबल और नॉट। यदि आप सिर्फ 22-23 का डेटा देखते हो तो आप कहोगे सर पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है एंड दोनों कंडीशन पूरी हो रही है स्मॉल कंपनी की, कारो नॉट एप्लीकेबल, यही कहोगे आप। फिर मुझे प्राइवेट कंपनी की कंडीशन ही नहीं देखनी। बट माइंड इट, लास्ट ईयर का डेटा देख लो, लास्ट ईयर की टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा थी। इस साल तो क्या हुआ, कोई भी प्रॉब्लम आई और टर्नओवर 9.2 करोड़ पर रह गई। क्या ये कंपनी 22-23 के लिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? नहीं। फॉर financial year 22-23 company is not a small company as turnover for immediate preceding financial year exceeds 40 करोड़। लेकिन यदि आप पिछले साल का डेटा नहीं देखते, यदि मैं सिर्फ आपको डेटा ही ये देता, पिछले साल का डेटा ही ना देता, तो आप कहते अरे अरे 4 करोड़ 40 करोड़ दोनों पूरी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो कारो ही एप्लीकेबल नहीं, बात खत्म। जैसे ही मैंने आपको ये डेटा दिया तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ये तो पिछले साल 40 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी इसकी और इस साल 10 करोड़ से नीचे की रह गई, तो ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए।
फिर अगले साल 23-24 में ये स्मॉल कंपनी बनेगी, 23-24 में। अच्छा, अब बताओ क्या कारो एप्लीकेबल है? क्योंकि अब ये स्मॉल कंपनी नहीं है, तो अब तीनों कंडीशन देख लो। और तीसरी कंडीशन क्या है? बोरोविंग 1 करोड़ से ऊपर है। कारो एप्लीकेबल फॉर financial year 22-23 as borrowings from banks or financial institutions at any point of time during the financial year exceeds 1 crore rupees. कारो एप्लीकेबल। तो देखो, मैंने इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपको सिर्फ ये डेटा देता हूं और मैं आपको डेटा ही नहीं देता पिछले साल का, तो अब मेरा आंसर क्या होगा? If information for financial year 21-22 not provided, अब क्या कहोगे? पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से नीचे, 4 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है। अब मुझे नहीं पता ये स्मॉल कंपनी है या नहीं। एज्यूमिंग द कंपनी fulfills the conditions for financial year 21-22 for, ये भी लिखने की जगह मैं लिखता हूं for immediate preceding financial year, assuming it will be considered that it is a small company। फिर आपका आंसर अजम्पशन बेस पर आएगा यदि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेटा ना दे रखा हो तो। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा अरे 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 21-22 का डेटा ले लो, जैसे ही 21-22 का डेटा आ गया तो आपको 4 करोड़ 40 करोड़ करंट ईयर के लिए नहीं देखने, पिछले साल के लिए देखने हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया गया है, राइट? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसके ऊपर दिमाग लगाइएगा जरूर, बट शायद से एग्जामिनर इतना दिमाग ना लगाए और अकॉर्डिंगली हो सकता है वो आपको 21-22 का डेटा दे ही ना, और आपको वो डेटा सिर्फ 22-23 का दे, लेकिन चेक करने वाला कोई ना कोई तो होगा जो दिमाग लगा सकता है। और आपकी आंसर शीट ऐसे किसी दिमाग वाले के पास पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वर्ड एज्यूमिंग जरूर लिख देना, ठीक है? तो ये हो गया हमारी अमेंडमेंट का पहला पार्ट एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। ये हमारी अमेंडमेंट है मई 23 एग्जाम की 5, जिसको मैंने पहले ही नोट कर रखा था। दूसरी अमेंडमेंट ऑडिट कमेटी ऑलरेडी आपके नॉलेज फोरम के ऊपर अवेलेबल है, उसके नोट्स भी और उसका वीडियो लिंक भी। बची बात अब 3rd, 4th, 5th की, इनको अलग सेशन में रिकॉर्ड करके मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक सारी अमेंडमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगी अलॉन्ग विद नोट्स एंड वीडियोस। और एक छोटी सी अमेंडमेंट जो इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट मटेरियल में है वो करा दूं साथ ही। ये तो हो गई ना चैप्टर 5, चैप्टर 7 ऑलरेडी पिछली बार वाली ही है। एक छोटी सी अमेंडमेंट, फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक ऑडिट वर्ड चेंज्ड बाय फोरेंसिक अकाउंटेंट, और सॉरी फोरेंसिक ऑडिट चेंज विद द फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिटर विद द वर्ड फोरेंसिक अकाउंटेंट। 3 अमेंडमेंट हो गई, कारो की एंड ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और तीसरी फोरेंसिक ऑडिट की। अदरवाइज वैसे टाइम लग गया ज्यादा, बट 5 मिनट का काम था। कारो के ऊपर 2 मिनट में स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया बताकर 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गई, 20 करोड़ से 40 करोड़ हो गई, आगे चल सकते थे, बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना है आपको।
ठीक है, ये चीजें आगे जाकर के शायद नहीं मिलेंगी कहीं पर, तो जितना एनालिटिकली चीजों को समझ सकते हो समझिएगा। तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर, और नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे हम एनबीएफसी पीयर रिव्यू प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।